वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कम्युनलिज्म इन इंडिया। उसमें हमने डिस्कस किया है मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म विद रिस्पेक्ट टू वेस्टर्न सोसाइटी एज वेल एज इंडियन सोसाइटी। हमने जाना पॉजिटिव कनोटेशन, नेगेटिव कनोटेशन। फिर हमने जाना रोल ऑफ पॉलिटिशियंस। हमने देखा म्यूचुअल एंटागोनिज्म की आइडियोलॉजी कैसे एक कम्युनल आइडेंटिटी को कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट में चेंज कर देती है। हमने उसके बाद फैक्टर्स ऑफ कम्युनलिज्म को भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कैसे एक सिटी में ही या कुछ पर्टिकुलर सिटी में आपको कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। हमने जाना था पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू के बारे में, कैसे अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन जैसी प्रोसेसेस कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट लेके आती हैं। उसको हमने एसोसिएट कराया था मिलिटेंट सेकुलरिज्म के साथ। आज के लेक्चर में हम कुछ रीजन्स देखेंगे कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट के। जैसे कि कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स आपको जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ये स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी है या कुछ ग्रुप इसको करते हैं, लेकिन जब इसकी आप इन डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लगेगा या ये तो कुछ पॉलिटिशियंस के वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से है, या स्टेट की वजह से है, या सिविल सोसाइटी के होने या ना होने की वजह से है, या किसी एक लोकेशन की वजह से है। तो ये चार फैक्टर्स आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। देखते हैं एनालिसिस ऑफ रीजंस फॉर कम्युनल राइट्स। तो कम्युनल राइट्स क्यों होते हैं उसके कुछ रीजंस देखते हैं। आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे जर्नलिस्टिक राइटिंग सजेस्टेड दैट वायलेंस अकर्स ड्यू टू स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट। तो ये इसमें ऐसा लगता है कि कुछ एक सोशल ग्रुप दूसरे सोशल ग्रुप के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट में आता है, इसी वजह से राइट्स होते हैं। मींस इसमें किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट समझ में नहीं आते अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ें, लेकिन इसको सोशोलॉजिकल एनालिसिस करने से हमें समझ में आएगा किसके होने या किसके ना होने से कम्युनल राइट्स होते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स एक्ट एज अ कैटालिटिक एजेंट ड्यूरिंग राइट्स। तो एक केमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। अगर रिएक्शन धीरे हो रही होगी, 5 सेकंड में हो रही होगी, तो वो उसको क्या कर सकता है, तेज कर सकता है, वो 1 सेकंड में हो जाएगी। तो ऐसा ही अपने माननीय नेताजी करते हैं। अगर झगड़ा नहीं हो रहा होगा तो वो उसको झगड़े को बढ़ा सकते हैं। देखते हैं पॉल ब्रास हाउएवर रिजेक्ट्स इट एस स्पॉन्टेनियस। वो ये कह रहे हैं आपकी ये बात गलत है, न्यूज़पेपर में आपको स्पॉन्टेनियस दिखेगा लेकिन होता नहीं है। तो ब्रास साहब कह रहे हैं एंड बिलीव्स इट टू बी प्लान्ड एंड डिटेल्ड लाइक आ स्ट्रीट थिएटर। जैसे स्ट्रीट थिएटर में क्या होता है, कुछ एक्टर होते हैं पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं, कुछ स्क्रिप्ट भी होती है, ऑडियंस भी होती है, तो ये सब चीज़ें होती हैं और साथ में एक डायरेक्टर होता है। तो अगर कोई कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट है और वो राइट की शक्ल ले रहा है तो उसके पीछे कौन है, माननीय नेताजी की ये चालबाजियां। विद प्रायर प्रिपरेशन रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन में क्या, तलवारें कौन दे रहा होगा, पत्थर कौन दे रहा होगा। डिटेल्ड प्लानिंग, पहले से प्लानिंग किसी के घर में हो रही होगी। रोल अलॉटमेंट, रोल अलॉटमेंट का मीनिंग क्या है, सबसे पहला नारा कौन लगाएगा, सबसे पहला पत्थर कौन फेंकेगा, अगर पुलिस आएगी तो किस गली में भागा जाएगा, ये बातें कौन बताएगा। ये बातें बताने के लिए माननीय लोग बैठे हुए हैं। तो ये कौन बता रहा है, पॉल ब्रास। इम्प्रोवाइजेशन, एग्जीक्यूशन एंड डायरेक्टेड बाई लोकल पॉलिटिकल लीडर्स, और वो भी नेशनल नहीं, लोकल। तो आप कभी ब्यूरोक्रेट बन के जाएं तो इनकी इस बात को बड़ा कायदे से अप्लाई करके देखिएगा। स्टीवन आई विल्किंसन, अकॉर्डिंग टू स्टीवन विल्किंसन, द स्टेट प्लेज द सेंट्रल रोल इन डिटरमाइनिंग वेदर कम्युनल राइट्स अकर और आर प्रिवेंटेड। देखिए ये जो लोकल पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं इनकी महती भूमिका बताई है ब्रास साहब ने, लेकिन विल्किंसन थोड़ा और आगे जाते हैं। वो ये कह रहे हैं क्योंकि लोकल पॉलिटिकल लीडर ही बनाते हैं क्या, स्टेट, सरकार। वो सरकार ही चाहेगी तो कम्युनल राइट्स होंगे, अगर वो चाह ले तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। ही आर्ग्यूज दैट एनी गवर्नमेंट possesses द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिस कैपेसिटी। आपके पास बहुत ताकत है, आप सरकार हैं और सरकार ही सबसे ज्यादा ताकतवर होती है टू स्टॉप वायलेंस। तो आप वायलेंस को तो तुरंत रोक दें, और अगर वायलेंस को रोक देंगे तो राइट्स की शक्ल लेगी ही नहीं। देयरफॉर द परसिस्टेंस ऑफ ए राइट इज अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल विल। ये तो आपके कुछ एम्बिशंस हैं, आप चाह रहे हैं झगड़ा हो जाए, कुछ अल्टेरियर मोटिव्स हैं,
रादर देन अ लेक ऑफ रिसोर्सेस। लेक ऑफ रिसोर्सेस वगैरह कुछ भी नहीं है। आप तो बहुत ताकतवर सरकार हैं और आप झगड़े दंगे फसादों को तो विद इन सेकेंड्स रोक सकते हैं। द गवर्नमेंट टिपिकली इंटरवीन्स ओनली व्हेन इट सूट्स द स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी इन पावर। तो जो भी पार्टी पावर में है, जब उसके इंटरेस्ट सूट करेंगे तभी वो इंटरवीन करेगी। जैसे मान लीजिए पार्टी इन पावर, पीआईपी लिख देता हूं मैं इसको। अगर राइट विंग की पार्टी है, राइट विंग की कोई पार्टी है, और अगर लेफ्ट विंग की कोई पार्टी है, तो क्या होगा? राइट विंग जनरली आपको देखा प्रो मेजोरिटी होती है, मींस जो ज़्यादा संख्या में ग्रुप होता है उसी की बातें करती है। और लेफ्ट विंग की जो पार्टी होती है वो सूडो सेकुलरिस्ट होती है, आपको ये पता ही है, दिखावटी सेकुलरिज्म करते हैं ये। मींस ये प्रो माइनॉरिटी दिखते भर हैं, चाहे हों बिल्कुल ना। तो अगर राइट विंग की पार्टी है तो वो दंगे फसादों को थोड़ा लंबा चलाएगी, और लेफ्ट विंग पार्टी है पावर में, सूडो सेकुलरिस्ट कोई पार्टी है, प्रो माइनॉरिटी पार्टी है, तो वो चाहेगी कि कन्फ्लिक्ट तुरंत खत्म हो जाए क्योंकि उसके वोट बैंक पर फर्क ना पड़े। राइट विंग की पार्टी चाहेगी कि वो वोट बैंक को और पोलराइज कराए। तो ये दोनों के पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन पत्रकार और जनता, आम जनता को क्या लगता है? ये बस स्पॉन्टेनियस आउटबस्ट है। अगर दंगे के समय पुलिस नहीं पहुंच रही है, या पुलिस जल्दी पहुंच रही है, या पुलिस लेट पहुंच रही है, ये क्यों हो पा रहा है? ये कहीं डिटेल्ड प्लानिंग टाइप की है। इन अ पॉलिटिकल लैंडस्केप वेयर वोटर्स आर फ्रैगमेंटेड, तो आप तो हैं वोट बैंक और फ्रैगमेंटेड, एंड द रूलिंग पार्टी रिलाइज ऑन द सपोर्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो वही बात, अगर आप लेफ्ट विंग वाली कोई गवर्नमेंट हैं या माइनॉरिटीज से सपोर्ट लेके काम करते हैं टू विन इलेक्शन, द स्टेट इज हाईली लाइकली टू इंटरवीन क्विकली। तो उसी कन्फ्लिक्ट में, उसी राइट में आप बड़ा जल्दी एक्ट कर जाएंगे क्योंकि आपको माइनॉरिटी के वोट चाहिए। बाई एक्टिंग एज प्रोटेक्शन ऑफ दीज वल्नरेबल ग्रुप्स, द पार्टी सिक्योर्स देयर इलेक्टोरल लॉयल्टी। तो उससे आपको क्या होता है? वो आपके वोट बैंक बन जाते हैं, इसलिए आप उनको बचाने की कोशिश करेंगे। कन्वर्सली, जबकि इफ आ गवर्नमेंट डज नॉट रिक्वायर माइनॉरिटी वोट्स, मान लीजिए राइट विंग की कोई पार्टी है पावर में, लेट्स सपोज, टू रिमेन इन पावर, इट ऑफन लैक्स द इंसेंटिव टू स्टॉप द वायलेंस। तो वो जल्दी इंटरवीन नहीं करेंगे, कहेंगे थोड़ा ड्रामा होने दो। तो उनके लिए तो बस ये एक थिएटर वाली चीज है। तो ये बस है। अगर कम्युनल राइट्स हैं तो उसके पीछे कौन है? या तो माननीय नेताजी या माननीय स्टेट। तो माननीय नेताजी पर लोकल पॉलिटिकल लीडर्स पर कौन फोकस कर रहा है? पॉल ब्रास और विल्किंसन साहब। स्टेट को कह रहे हैं, चाहे वो आपकी लेफ्ट विंग की पार्टी हो चाहे राइट विंग की पार्टी, दोनों एक ही जैसे हैं। अब ये ऐसा है क्यों? इसकी थोड़ी और डिटेल एनालिसिस मैं करूं, मैं आपको बताऊं तो क्या है, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स निकल के आ रहे हैं, चाहे राइट विंग के हों चाहे लेफ्ट विंग के हों, वो कहाँ से निकल के आ रहे हैं? इस सोसाइटी से ही तो जा रहे हैं वो। और वास्तव में सोसाइटी अपनी इनहेरेंटली कम्युनल आइडियोलॉजी की है, और उसे कम्युनल पहले किसने बनाया होगा? जो पहले के माननीय नेताजी रहे होंगे। तो ये चेन चलती रहती है। नेताजी, तो नेताजी भी कम्युनल बन रहे हैं, उसके पीछे भी पहले वाले नेताजी होंगे, क्योंकि नेताजी ने सोसाइटी को बनाया, उसी सोसाइटी से निकल के ये इन पार्टीज में जा रहे हैं। तो माननीय नेताजी कहीं ना कहीं हर समस्या का कारण बनते आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कम्युनलिज्म। अब दूसरा कारण क्या है? ये तो सरकार और नेताजी की हुई। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होंगी तो एक रिस्पॉन्स होगा, और नहीं होंगी तो दूसरा रिस्पॉन्स होगा। देखते हैं। आशुतोष वार्ष्णेय argues that it is civil society organization that play a major role to check communal violence। अगर CSO है तो कम्युनल वायलेंस पे कुछ रोक लगती है, वो प्रोएक्टिव स्टेप्स लेके रोक देते हैं। ही कंपेयर्स अहमदाबाद विद सूरत। तो अहमदाबाद और सूरत दोनों में ही कम्युनल वायलेंस होते हैं, लेकिन एक जगह कम होते हैं, एक जगह ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जिस जगह कम होते हैं वहाँ पर क्या है? CSO, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। सूरत, एसोसिएशनल इंटीग्रेशन इज हाई। तो सूरत में क्या है? CSO ज़्यादा है। ट्रेड यूनियंस, NGOs, लॉयर्स, सेलिब्रिटी फैन क्लब्स, ये सब देखने को मिल जाते हैं। विच फैसिलिटेट एक्सचेंज बिटवीन कम्युनिटीज टू टेकल र्यूमर्स एंड फेक न्यूज। तो ये जो कारण बता रहे हैं, र्यूमर्स और फेक न्यूज बता रहे हैं, बोले इनकी वजह से कम्युनल कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर सोसाइटी इंटीग्रेटेड है थ्रू CSO, इंटीग्रेटेड है थ्रू CSO, जैसे कि सूरत में देखने को मिला, तो फिर कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाते हैं, क्योंकि इन र्यूमर्स और फेक न्यूज पर वो
एक दूसरे से कॉपरेट कर लेते हैं। अहमदाबाद, लो एसोसिएशनल इंटीग्रेशन, मतलब ज़्यादा फेक न्यूज र्यूमर्स डज स्प्रेड इजीली, इसीलिए ज़्यादा कन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाएंगे। अर्बन वर्सेस रूरल एरिया एंड हिस्ट्री ऑफ वायलेंस, देखिए मैंने आपको बताया था अर्बन एरिया में आपको कन्फ्लिक्ट या कम्युनलिज्म की भावना ज़्यादा मिलेगी। फिर आपने देखा था हिस्ट्री ऑफ वायलेंस का मीनिंग क्या है कि अगर एक जगह जहां पर कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया वहां पर क्या हो जाएगा, मिसट्रस्ट, मिसट्रस्ट हो गया। फिर इस मिसट्रस्ट को एक्सप्लॉइट कौन करेगा, माननीय नेताजी, कोई नेताजी आएंगे, वो आपको याद दिलाएंगे वो पुराना समय जब आपका झगड़ा हुआ करता था और उससे बचने की बात कहेंगे। उससे बचने के चक्कर में वो आपको ग्रुप्स में बांटेंगे, रिलीजियस ग्रुप्स में मान लीजिए। फिर आपके यहाँ कन्फ्लिक्ट फिर दिखेगा। तो कन्फ्लिक्ट अगर है उसके पीछे कौन है, मिसट्रस्ट। मिसट्रस्ट को एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है, नेताजी। और नेताजी कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पुराने कन्फ्लिक्ट को याद दिलाकर। तो जहां पर एक बार कन्फ्लिक्ट हो गए और नेताजी ने अपनी गिद्ध दृष्टि उस पर डाल दी तो समझ जाइए कि उस एरिया में वायलेंस बार बार रिकर करेगी। तो हिस्ट्री ऑफ वायलेंस किसी एक पर्टिकुलर एरिया में दिखता है और वो भी अर्बन एरिया में दिखता है। और अर्बन एरिया में भी कुछ कंसंट्रेटेड पॉकेट्स हैं जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। 8 सिटीज हमने देखी थी प्रीवियस लेक्चर में और आशुतोष वार्ष्णेय ने इसके बारे में बताया था, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप प्रीवियस लेक्चर रेफर कर सकते हैं अगर ये बात समझ में नहीं आ रही हो। और दूसरी, ये जो पॉइंट है ये थोड़ा डिबेटेबल पॉइंट है, लेकिन मैंने इसमें इसलिए डाला कि एक स्कॉलर हैं प्रीतम सिंह, वो इसके बारे में लिखते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन में कारण देखते हैं, स्टेट में कारण देखते हैं, और वो भी स्टेट को वो क्या कहते हैं, कम्युनल नेचर का। प्रीतम सिंह आर्ग्यूज दैट प्रो हिंदू एंड एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द पॉलिटिकल राइट विंग। ये कह रहे हैं राइट विंग की बात नहीं एंटी मुस्लिम होना या प्रो हिंदू होना है इन केस ऑफ इंडिया, बट आर परवेजिव अक्रॉस द इंटायर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। मतलब चाहे राइट विंग का बंदा हो, चाहे लेफ्ट विंग का बंदा हो, चाहे सेंटर का बंदा हो, सभी कैसे हैं, प्रो हिंदू हैं या एंटी मुस्लिम हैं। ये किसके व्यू हैं, प्रीतम सिंह के। आल्दो ये डिबेटेबल है लेकिन आपको ये पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको क्रिटिक वगैरह में कहीं लिख सकते हैं। ऐसा क्यों है, इसके बहुत सारे ये कारण दे रहे हैं। मैंने आपको एक कारण अभी पहले बताया था, क्योंकि जो भी लीडर आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, सोसाइटी से ही निकल के आ रहे हैं। तो सोसाइटी इनहेरेंटली कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट को देखती रहती है और उसमें मिसट्रस्ट हो ही जाता है। तो मिसट्रस्ट से भरे हुए लोग किसी भी पार्टी में जाएं, उनके अंदर अगर कम्युनल आइडियोलॉजी है, चाहे वो राइट विंग में जाएं, चाहे लेफ्ट विंग में जाएं, चाहे सेंटर वाली पार्टी में जाएं, तो वो बढ़ाएंगे क्या, कम्युनलिज्म। तो मैं जो आपको बता रहा हूं, क्योंकि सोसाइटी से ही नेता बनते हैं और सोसाइटी में ही मिसट्रस्ट है, इसलिए वो कम्युनलिज्म की भावना एक्सपोनेंशियली राइज करती रहती है। लेकिन देखते हैं प्रीतम सिंह क्या बता रहे हैं, ऐसा क्यों है, इंटायर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में प्रो हिंदू या एंटी मुस्लिम की भावनाएं कैसे जनरेट होती हैं। सिस्टमिक बायस, दिस कम्युनल सेंटीमेंट इज डीपली रूटेड एंड हैज सीप्ड इनटू द वेरी फैब्रिक ऑफ द पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इंक्लूडिंग द जुडिशरी एंड द पुलिस। तो ये करें, ये पुलिस और जुडिशरी में भी आपको दिख जाता है। तो बहुत सारे आप स्टेटमेंट्स जुडिशरी के देखेंगे और पुलिस के भी देखेंगे जो आपको एंटी मुस्लिम दिख जाएंगे। दूसरा, पॉलिटिक्स को वो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स बोल रहे हैं, बोले चाहे लेफ्ट विंग हो चाहे राइट विंग हो, सब मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। बिकॉज हिंदू कंस्टिट्यूट द मेजोरिटी, क्योंकि पॉलिटिशियन को क्या चाहिए, वोट, और वोट किसका होता है एक डेमोक्रेसी में, मेजोरिटी। तो कुछ स्कॉलर ये कहते हैं डेमोक्रेसी इज नॉट द रूल ऑफ पीपल रादर इट इज रूल ऑफ मेजोरिटी। तो वोट तो मेजोरिटी के पास ही है, तो शासन भी मेजोरिटी ही करेगी। Because Hindu constitute the majority, political parties across all ideologies seek their support. तो उनका तो सपोर्ट चाहिए चाहिए and tailor their appeals to Hindu interest to gain power. तो पॉलिटिक्स किस लिए होती है, मैं आपको जब पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पढ़ाऊंगा, ये जस्ट फॉर पावर होती है, ये मैं आपको बताऊंगा। ये समाज सेवा के लिए शायद ना होती हो, ये पावर के लिए ही होती है। और पावर को अचीव करने का जो मीडियम है वो क्या है, वोट। और वोट किसके पास है, मेजोरिटी के पास। इसलिए आपको मेजोरिटी के इंटरेस्ट को हिट नहीं करना होगा और आपको प्रो मेजोरिटी दिखना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्टीरियोटाइप्स, ये देखते हैं क्या है, दिस बायस इज एविडेंट इवन इन सेकुलर और कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स। तो आल्दो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी कांग्रेस, या कुछ लोग इसको सूडो सेकुलर भी कहते हैं जो राइट विंग पार्टीज के हैं, कहते हैं ये कुछ नहीं, सेकुलरिज्म का दिखावा भर करते हैं। फॉर इंस्टांस एंटी टेररिज्म स्क्वाड्स हैव बीन नोन टू पोर्ट्रे सस्पेक्ट्स बियरिंग स्कल कैप्स। तो टेररिस्ट को हमेशा कैसे दिखाया जाएगा, ऐसे दिखाया जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या स्टीरियोटाइप बनाते हैं।
रीइंफोर्सिंग निगेटिव कम्युनल स्टीरियोटाइप। तो इस्लामोफोबिया के कंसेप्ट से आप इसको लिंक कर सकते हैं, इस्लामोफोबिया विद इन स्टेट इंस्टीट्यूशंस। तो स्टेट भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के स्टीरियोटाइप क्रिएट करती है। तो ये व्यू किसके हैं? प्रीतम सिंह के। और ये क्या कह रहे हैं, जहां पर प्रो मेजोरिटी वाली बातें दिख रही हैं, ही हाईलाइट्स दैट सोमनाथ टेम्पल इनॉग्रेशन बाय द प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। प्रेसिडेंट साहब एक हिंदू टेम्पल को इनॉग्रेट कर रहे थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये क्या दिखा रहा है? स्टेट प्लस मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स, ये तो है। अल्दो नेहरू इसका विरोध किए थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बेसिस ऑफ कम्युनल पॉलिटी एज इट हैज प्रो हिंदू बायस। इवन ये कह रहे हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्या है? प्रो हिंदू बायस है ये। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से ही अपने पॉलिटी बनी हुई है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन कम्युनल है तो अपनी पूरी पॉलिटी भी कम्युनल होगी। अब देखते हैं कैसे प्रो हिंदू बायस है। एंशिएंट हिंदू आइडेंटिटी ऑफ भारत, आर्टिकल 1 में इंडिया को क्या कहा गया? भारत। तो प्रीतम सिंह बोल रहे हैं इसको भारत अगर आप कह रहे हैं तो आप हिंदू आइडेंटिटी से इसको जोड़ रहे हैं, भरत मुनि से आप इसको जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि भारत जो नाम है वो कहीं ना कहीं हिंदू रिलीजियस सिंबल से जुड़ा हुआ है या हिंदू रिलीजियस स्टोरीज से जुड़ा हुआ है। आप इसको हिंदुस्तान भी कह सकते थे, लेकिन आपने भारत ही लिखा, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू बायस या प्रो मेजॉरिटी बायस देखने को मिलता है। लॉर्ड राम हिंदू इमेजरी डिपिक्टेड इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये इमेजरी भी दिख जाएंगी जो हिंदू रिलीजन से जुड़ी हुई हैं, इसलिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन में ही हिंदू बायस है, इसीलिए आपके यहाँ कम्युनल राइट्स देखने को मिल जाते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, कैसे? ए स्ट्रॉन्ग हिंदू सेंटर एम्स टू कंट्रोल माइनॉरिटी डोमिनेंट एरियाज एंड स्टेट्स। अगर आपका स्टेट नेशन है और यूनियन कहा जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक, मींस ये फेडरल नहीं है। अगर फेडरल नहीं है तो स्टेट्स गवर्नमेंट के पास उतनी पावर नहीं होगी। तो अगर यूनियन पावरफुल है तो आप समझ जाइए वहां पर माइनॉरिटी के राइट्स उतने ज़्यादा नहीं होंगे। अगर होंगे भी तब भी जो पॉलिटिक्स होगी वो प्रो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स होगी। आल्दो इंडिया को क्या बोला जाता है? आप पॉलिटी में पढ़े होंगे, कैसी स्टेट है इंडिया? क्वासाई फेडरल, ये आपको पता होगा। ना ये यूनियन है कंप्लीटली, ना ये फेडरल है, ये क्वासाई फेडरल बोली जाती है। अब देखिए हम लोगों ने इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा या क्वासाई फेडरल कहिए, लेकिन जिस कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में क्या कह रहा था? आपको फेडरेशन बनाना चाहिए, और उसने आपको कहा था वीक सेंटर के लिए, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट अपोज्ड बाय मुस्लिम्स वांटेड स्ट्रॉन्ग फेडरेशन यूनिट्स ड्यू टू सर्टेन मुस्लिम पॉकेट्स। क्योंकि सर्टेन मुस्लिम पॉकेट्स जैसे वेस्ट बंगाल है, दादेन बंगाल का जो एरिया था वहाँ पर मुस्लिम्स ज़्यादा थे। अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा रहती तो फिर आपको प्रो मेजॉरिटी इंस्टांसेस इंडियन पॉलिटिक्स में कम देखने को मिलते, ये बात है। माइनॉरिटी को राइट्स थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते, लेकिन अब आपने फेडरेशन बनाया नहीं, क्वासाई फेडरल सिस्टम बनाया या यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाया, इसलिए ये बात प्रॉब्लमेटिक लग रही है किसको? प्रीतम सिंह को। तो ये व्यूज प्रीतम सिंह के हैं। यूनाइट्स हिंदूज थ्रू एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के एबोल्यूशन की अगर बात हो रही है तो अनटचेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा प्रिवेलेंट थी? तो प्रीतम सिंह कह रहे हैं ये तो हिंदूज में प्रिवेलेंट थी और आप हिंदू में ही रिफॉर्म कर रहे हैं, बट नो सच प्रोविजन फॉर मुस्लिम्स। तो आप अगर अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आप हिंदू में ही बात कर रहे हैं। आर्टिकल 17 में बुद्धिस्ट एंड सिख्स आर टेकन इन हिंदू फोल्ड फॉर रिजर्वेशन फॉर एससीज। इवन आप हिंदू फोल्ड में बुद्धिस्ट और सिख को ले रहे हैं, किसको छोड़ दे रहे हैं? मुस्लिम्स को। तो आप प्रो हिंदू बायस आपके कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंस टू संस्कृत एंड देवनागरी स्क्रिप्ट ओवर अदर रीजनल लैंग्वेजेस। तो अगर आप जो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट है उसमें लिखी हुई लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? हिंदू बायस। हिंदूज बीइंग मेजॉरिटी एंजॉयड पॉलिटिकल डोमिनेंस। इवन पॉलिटिकल जो पोजीशंस हैं लाइक पीएम, सीएम, मिनिस्टर्स, इन सभी में जो लार्ज पार्ट है वो किसके द्वारा भरा जा रहा है? हिंदूज के द्वारा। ये कुछ क्रिटिक था। इवन ने एक लिस्ट लगाई है, इसमें आप प्रोविजंस देखेंगे और एसोसिएटेड हिंदू बायस, और ये जो प्रोविजंस हैं आप इस लिस्ट को एक बार देख सकते हैं। अब देखिए, प्रताप भानु मेहता wrote article what would a Hindu state do that the secular state has not done already। तो ये कह रहे हैं हिंदू स्टेट
क्या ही कर पाएगी, क्योंकि सब कुछ तो सेकुलर ने कर दिया। मीन्स जो प्रो हिंदू पार्टीज हैं जब वो पावर में आएंगी वो उतना ही कर पाएंगे जितना कुछ सेकुलर कर गए हैं। मीन्स सेकुलर स्टेट और हिंदू स्टेट में ऐसा कुछ अंतर इन्हें समझ में आता नहीं है। कैसे देखते हैं। हिज टेक्स्ट आर्ग्यूज दैट इंडिया सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रिवेंटेड इट फ्रॉम बिकमिंग अ हिंदू स्टेट। तो ये कह रहे हैं सेकुलर तो कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है लेकिन स्टेट आपकी हिंदू स्टेट है। मीन्स आप मेजॉरिटी पर ज़्यादा ही भरोसा करते हैं, मेजॉरिटी के रिस्पेक्ट में ही अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। मच लाइक सोशलिज्म एग्जिस्ट इन नेम ओनली विद इन अ कैपिटलिस्ट इंडिया। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में तो सोशलिज्म लिखा है प्रियम्बल में, लेकिन इंडिया रियलिटी में कैपिटलिस्ट है। तो आपने किताब में कुछ लिख रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिख रखा है और रियलिटी में आप कुछ और हैं। इसको हमने कहाँ पढ़ा था इस पॉइंट को, कॉन्स्टिट्यूशनल सेकुलरिज्म और पार्टी पॉलिटिक्स सेकुलरिज्म में। तो जो डिज्योर सेकुलरिज्म है और डिफैक्टो सेकुलरिज्म है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। सेकुलरिज्म हैज बिकम hollow constitutional cell that marks the underlying reality of Hindu nationalism। तो सेकुलरिज्म तो आपने बस एक कैमोफ्लाज की तरीके से यूज किया है। आप सेकुलरिज्म की आड़ में, सेकुलरिज्म की वॉल में इधर हिंदू मेजोरिटी वाली बातें करते रहते हैं। आप अपने आप को सेकुलर कहते रहते हैं और काम हिंदू मेजोरिटी के लिए ही करते हैं। सेकुलर पार्टीज हैव आल्सो एंडोर्स्ड हिंदू एजेंडा। तो आप कहने के लिए क्या है सेकुलर स्टेट, लेकिन आप कर तो ये सब काम रहे हैं। ये कौन बोल रहा है, प्रताप भानु मेहता। तो सेकुलर पार्टीज ने भी हिंदू एजेंडा को ही इंडोर्स किया। तो यहाँ मैंने कमेंट लिखा है पहले से ही हिंदू राष्ट्र हैं, तो फिर अब जब हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो और क्या नया जोड़ोगे, क्योंकि सेकुलर पार्टीज भी प्रो मेजॉरिटी पॉलिटिक्स ही कर रही हैं। देखिए, गवर्नमेंट मैनेजेस हिंदू टेम्पल्स एंड देयर बोर्ड ऑफ कंट्रोल। गवर्नमेंट हिंदू टेम्पल को मैनेज करती है। एंटी कन्वर्जन लॉज आर मेनली ड्राफ्टेड कीपिंग इन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपके जो भी एंटी क्रिश्चियनिटी लॉज बनते हैं वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रख के ही बनते हैं। मीन्स कोई हिंदू इनमें कन्वर्ट ना हो जाए इस रिस्पेक्ट में रखे जाते हैं। Communal rights have been a recurring issue in various regions of India, regardless of the political party in power। तो ये कह रहे हैं अगर मान लीजिए कोई सेकुलर पार्टी पावर में है, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है, फिर भी तो वो कम्युनल राइट्स को नहीं रोक पा रही। और हम प्रीवियस पेज पे क्या पढ़े थे, कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें स्टेट की मौन सहमति होती है। तो कहीं ना कहीं अगर कम्युनल राइट्स हो रहे हैं तो सेकुलर स्टेट में भी हुए और प्रो मेजोरिटी स्टेट में भी हुए, तो दोनों एक ही जैसे हुए एज पर प्रताप भानु मेहता। तो मैंने कुछ पार्टीज के नाम लिख दिए हैं, तो आप ऐसे इन जो मैंने पॉइंट्स को लिखा है इनसे आप इनको कोरिलेट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज एन इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन हिंदी स्क्रिप्चर्स। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी जो भी डिबेटेबल पॉइंट्स होते हैं उनको हिंदू स्क्रिप्चर्स के आधार पर ही इंटरप्रेट किया जा रहा है। जैसे ये पढ़िए, 369 year old manuscript lent credence to Ayodhya as Ram Janmabhoomi in Supreme Court. Courts are relying on Hindu scriptures for its judgments. Tickets in election given by mainstream party mainly to Hindus, and there is meager representation of Muslim in political and administrative power block. ना ब्यूरोक्रेसी में आपको मुस्लिम उतने दिख रहे हैं और ना पॉलिटिक्स में और इवन इन पावर पॉलिटिक्स में। मॉडर्निटी एंड कम्युनल राइट्स, आशीष नंदी के भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बिलीव्स दैट मोर इंडिया मूव्स इनटू मॉडर्निटी द मोर कम्युनल राइट्स एंड क्लेसेस हैपन। क्यों, इसका कारण है टेक्नोलॉजी है, रिलीजियस वेबलिज्म है। आप कोर वैल्यू टच कर देते होंगे रिलीजन की, और कोर वैल्यू टच कर दी, रिलीजियस वेबलिज्म हो गया, फंडामेंटलिज्म हो गया, प्लस बैठा है एक पॉलिटिशियन, उसने एक आइडियोलॉजी दे दी किसकी, म्यूचुअल एंटागोनिज्म की। तो कन्फ्लिक्ट तो होना ही है। और अगर कन्फ्लिक्ट हो गया, एक जगह कन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो क्या होता है, मिसट्रस्ट की भावना आ जाती है। और मिसट्रस्ट की भावना एक बार आ गई, उसी को एक्सप्लॉइट फिर से पॉलिटिशियन करता रहता है। आपको पुराने प्रीवियस कन्फ्लिक्ट्स की याद दिलाएगा और फिर से आपको कॉन्फ्लिक्ट में डाल देगा। तो कन्फ्लिक्ट की वजह से कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये साइकिल चलती रहती है। तो आप ऐसे बना सकते हैं, कन्फ्लिक्ट 1 और फिर उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट 2 और उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट 3। तो ऐसे चलता रहता है। और यहाँ पे मिसट्रस्ट लिख लीजिए, मिसट्रस्ट प्लस लिख लीजिए माननीय नेता, तो आपको याद रहेगा। तो ऐसे आप कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल याद हो जाएंगे। और देखिए मॉडर्निटी कैसे कॉज है कम्युनल राइट्स का। आईटी, मीडिया एंड इंटरनेट एक्ट्स
as medium for spreading communally charged message. Secular education has not been effective. तो आपकी एजुकेशन भी काम नहीं आ रही क्योंकि लोग कम्युनलाइज हो रहे हैं इन र्यूमर्स से। तो अभी हमने प्रीवियस पेज क्या देख रहा था, CSO का रोल इन सूरत एंड अहमदाबाद, उससे आप इसको कनेक्ट करिए। अब देखिए डोमिनेंट रोल ऑफ रिलीजन इन इंडिया। आप इस टॉपिक को कहाँ पे एसोसिएट कर सकते हैं, सेकुलराइजेशन इन इंडिया, ये भी टॉपिक है ना, तो आप इनको कोरिलेट कर सकते हैं। TN मदन, इन इंडियन सोसाइटी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स एज रिलीजन्स आर टोटलाइजिंग इन कैरेक्टर्स। तो अगर आप रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग करने की बात करेंगे, आप सेकुलराइजेशन की बात करेंगे और रिलीजन को आप बस रिलीजियस स्फीयर में ही देखेंगे तो आप गलती करेंगे, क्योंकि रिलीजन हर जगह है, इसीलिए वो पॉलिटिक्स में भी है। नॉट जस्ट कंसर्न अबाउट रिलेशनशिप ऑफ मैन विद गॉड, तो रिलीजन मैन विद गॉड की कहानी नहीं है, बट आल्सो इंक्लूड्स एजुकेशन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, फैमिली, सब जगह रिलीजन है। तो इसलिए अगर सब जगह है तो पॉलिटिक्स में भी रिलीजन होगा, तो आपको थोड़ा मल्टी डायमेंशनल व्यू लेके चलना पड़ेगा। 10 आर्टिफिशियली डिस्टिंग्विशिंग रिलीजन फ्रॉम वन स्फीयर ऑफ लाइफ इज डिफिकल्ट एंड नियरली इम्पॉसिबल। तो आप रिलीजन से पॉलिटिक्स को हटाना भी चाहेंगे या पॉलिटिक्स से रिलीजन को हटाना भी चाहेंगे, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब इंटररिलेटेड है इंडिया में। इसीलिए कहा गया टोटलाइजेशन या टोटलाइजिंग करेक्टर ऑफ रिलीजन इन इंडिया, क्योंकि सभी इंटरकनेक्टेड है। नॉर्मल पामेर, इंडिया इज द मोस्ट अनलाइकली स्टेट टू एस्टेब्लिश अ सेकुलर स्टेट एज इट बीइंग अ रिलीजियसली इम्प्रीगनेटेड सोसाइटी। तो ये जो सेकुलर होने की बात है, ये वेस्टर्न सोसाइटी में तो समझ में आती है कि वहाँ पर रिलीजन का मीनिंग लाइफस्टाइल नहीं है। इंडियन सोसाइटी में तो रिलीजन का मीनिंग लाइफस्टाइल है, तो वो आपको पॉलिटिक्स में भी दिखेगा, एजुकेशन में भी दिखेगा, फैमिली में भी दिखेगा, किनशिप में भी दिखेगा, इवन मैरिज में भी दिखेगा, हर जगह आपको रिलीजन ही रिलीजन दिखेगा। तो रिलीजन से अपनी लाइफ को अलग करना पॉसिबल है ही नहीं, तो सेकुलरिज्म का आइडिया इंडिया में नहीं चलेगा। ये वेस्टर्न सोसाइटी का आइडिया लग रहा है। नॉर्मा पामेर कह रहे हैं रिलीजन इज सेंट्रल टू कम्युनिटी लाइफ इन इंडिया, हैंस डिफिकल्ट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। इसीलिए पॉलिटिक्स से भी रिलीजन नहीं हटा सकते हैं। तो कम्युनलिज्म अगर आ रहा है, ये किस लिए आ रहा है, मिलिटेंट सेकुलरिज्म की वजह से। आप पॉलिटिक्स से सेकुलरिज्म को अलग करना, पॉलिटिक्स से रिलीजन को अलग करना चाह रहे हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता। सॉल्यूशन क्या है, अगर ऐसा कुछ है उसके सॉल्यूशन क्या है, रिलीजन शुड बी सेपरेटेड एंड कम्युनल बॉडीज शुड बी बैंड। रिलीजन को सेपरेट करिए और साथ में ये काम और करिए, तो कुछ आप कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आल्दो हम इसको एलिमिनेट तो कतई नहीं कर सकते हैं, अब जैसे इसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, एलिमिनेट तो नहीं होगा। वॉलेंट्री इंटरफेथ मैरिजेस शुड बी प्रमोटेड। अगर इंटरफेथ मैरिज होने लगेंगी तो लोग एक दूसरे के रिलीजन को समझने लगेंगे। कंपोजिट कल्चर वाली बात है, मल्टीकल्चरलिज्म वाली बात है। पब्लिक ओपिनियन एंड अवेयरनेस शुड बी रेज्ड। अगर अवेयरनेस बढ़ जाएगी तो जो र्यूमर्स हैं, फेक न्यूज हैं, वो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट या कम्युनल कन्फ्लिक्ट नहीं कराएंगे। रोल ऑफ सिविल सोसाइटीज इन इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड सोशल कैंपेन्स अगेंस्ट राइट्स एंड कम्युनल पॉलिटिक्स। तो हमने देखा था किसके केस में, सूरत और अहमदाबाद के केस में, वहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल दिखाया किसने, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने, क्योंकि ये सोशल कैंपेनिंग करती हैं। Recent Hindu majoritarianism in politics and secularism in India. Scholars like Bhikkhu Parekh argue that plural cultures have always existed in past. The key features of multiculturalism and composite culture are culture beyond compartments, constant dialogue and mutual exchange. तो हम लोग एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी हैं और पास्ट से हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो कम्युनलिज्म भी साथ साथ चल रहा है। It is a mistake to see electoral success of religious majoritarian in recent years as constructed in vacuum. Instead, it is precisely the decades-long compartmentalization of different religious communities. तो ये अगर हो रहा है, हमें रिलीजियस मेजोरिटेरियनिज्म अभी रिसेंट या कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में दिख रहा है, ये आज की बात नहीं है, ये एक्सीडेंटल घटना नहीं है। ये पहले से जो हम रिलीजन को दूर दूर कर दे रहे हैं, एक रिलीजियस कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, इस वजह से आज हमें ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। And absence of arrangements in educational pedagogy, personal relationship, workplace to facilitate intercultural interaction based on equality and respect. तो जो बात पहले होती थी, हम एक दूसरे के कल्चर का सम्मान करते थे, इंटरेक्ट करते थे, आज वो बात भी बंद हो गई, और साथ में रिलीजियस मेजोरिटेरियनिज्म बढ़ ही रहा है। मीन्स बीमारी और बढ़ रही है और सॉल्यूशन पर हम काम नहीं कर रहे। इवन इन सेकुलर रेजिम्स सॉइल वाज मेड फर्टाइल टू डेमोनाइज मुस्लिम, ये हम बात पहले भी देख चुके हैं। वो तो स्यूडो सेकुलर्स हैं और कुछ भी नहीं है।
Bhigo Parekh argues that the current prevalence of Hindu majoritarianism in Indian politics is not a new phenomenon, but a culmination of historical and societal factors, जो फैक्टर हम पहले पढ़ चुके हैं. ये तो बात रही कम्युनलिज्म इन इंडियन सोसाइटी या इंडियन पॉलिटिक्स. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर 1 का टॉपिक फंडामेंटलिज्म एंड कम्युनलिज्म. इसमें एक बेसिक डिफरेंस देखेंगे. आल्दो हम जान चुके हैं फंडामेंटलिज्म के बारे में, उसमें क्या है, उसमें भी रिलीजन है, उसमें भी स्टेट है और उसमें भी सोसाइटी है, और ये हो गया फंडामेंटलिज्म. लेकिन इसमें रिलीजन का जो मीनिंग है वो क्या है, कोऑर्डिनेट्स, जो कोर आइडियोलॉजी है उससे रिलेटेड है. लेकिन बात कहें कम्युनलिज्म की, वहाँ पर पॉलिटिक्स है, पावर की बात ज़्यादा है, रिलीजन है और सोसाइटी है. तो यहाँ पर रिलीजन के मिसयूज की बातें हैं, मिसयूज की बातें हैं. यहाँ पर रिलीजन के यूज की बातें हैं. यहाँ पर रिफॉर्मेटिव आइडिया भी हो सकता है, मीन्स लोगों को सुधारने की बात भी हो सकती है, जैसे हमने देखा आर्य समाज मूवमेंट में. लेकिन यहाँ पर किसकी बात है, रिलीजन से वोट बैंक की, वोट बैंक पॉलिटिक्स की. ये किस में कल्मिनेट करता है, राइट्स में. और क्या इसमें डिफरेंस है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कम्युनलिज्म के बारे में. मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, फिर से आप समझ लीजिए. यहाँ ये क्या है, शॉर्ट लिव्ड है, शॉर्ट लिव्ड होता है क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिशियन का बहुत ज़्यादा रोल होता है. ये इससे ज़्यादा लंबा चलता है, लॉन्ग लिव है विजावी कम्युनलिज्म. तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताए. अब मैं टेक्स्ट रीड करूँगा तो आपको ये और अच्छी तरीके से समझ में आएगा. ये आल्दो पेपर 1 के रिस्पेक्ट में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. अभी जो मैं बात बता रहा था सब आपको इंडियन सोसाइटी के बारे में बता रहा था पेपर 2 के रिस्पेक्ट में. अब हम फिर से लौट आए हैं किस पर, पेपर 1 पर. चलिए डिस्कस करते हैं सिलेबस का. रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी पढ़ रहा था, सेकुलराइजेशन हम लोग पढ़ चुके थे, रिलीजियस रिवाइवलिज्म हम पढ़ चुके थे, रिलीजन एंड साइंस टॉपिक अभी बच रहा है, वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट हो जाएगा. अब हम बात कर रहे हैं फंडामेंटलिज्म और उसको कंपेयर करा रहे हैं किससे, कम्युनलिज्म से. बस इतनी बात है. कम्युनलिज्म emphasizes द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी. तो पॉलिटिकल कहिए और इकोनॉमिक, मल्टी डायमेंशनल व्यू है. और पर्टिकुलर कम्युनिटी किस बेसिस पर, रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पर, एथनिक आइडेंटिटी के बेसिस पर. तो हम लोगों ने अभी प्रीवियस डिस्कशन में जो भी कुछ किया वो रिलीजियस डिस्कशन किया, लेकिन वो एथनिक आइडेंटिटी के बेसिस पर भी हो सकता था. इट इज ए सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट विच इज रिलेटेड विद नोशन ऑफ बीइंग रिलेटेड टू अ कम्युनिटी. जो बात हमने किया था किसकी, कम्यून की. तो ये कम्युनिटी से जुड़ना भर है, लेकिन एक्सक्लूसिवली एंड नेगेटिवली. तो एक कम्युनिटी के खिलाफ आप एक कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं, बस ये कहानी है. और अगर आप इस कम्युनिटी से जुड़ रहे हैं इसका मतलब आप उस कम्युनिटी से नहीं जुड़ रहे हैं. तो नेगेटिवली का मीनिंग क्या है, एंटी होना किसी का, मीन्स उसके तो खिलाफ है. एक्सक्लूसिवली का मीनिंग क्या है, बस एक कोई आइडेंटिटी के साथ जुड़ना. अगर रिलीजन की है, रिलीजन 1 के साथ, इसका मीनिंग क्या है, किसी और आइडेंटिटी के साथ नहीं जुड़ना. तो मल्टीकल्चरलिज्म या रिलीजियस प्लूरलिज्म का आइडिया यहां पर नहीं लगता. हाँ, बस आप एक कम्युनिटी से भर जुड़ते हैं. कम्युनल राइट्स आर द मोस्ट प्रोनाउंस्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ कम्युनल बिहेवियर. तो अगर जो सबसे लास्ट में हमें क्या देखने को मिलता है कम्युनलिज्म की वजह से, कम्युनल राइट्स. इट इज अबाउट गेनिंग पावर और रिसोर्सेज फॉर दैट स्पेसिफिक ग्रुप. तो मैंने ये आपको ट्रायंगल बनाया था, इसमें मैंने रिलीजन बोला था, लेकिन और भी कुछ हो सकता है, जैसे रिलीजियस आइडेंटिटी, एथनिक आइडेंटिटी. तो आप आर और ई लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए. यहाँ पर आपने पॉलिटिक्स देखी थी, यहाँ पर सोसाइटी देखी थी. ये जो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं या पावर की बात कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं, ये इसी ग्रुप की पावर की बात कर रहे हैं. और किसके खिलाफ कर रहे हैं, किसी ग्रुप के खिलाफ, उसको एक्सक्लूड कर कर, जो हमने अभी जस्ट रीड किया है, प्रो मेजॉरिटी और प्रो माइनॉरिटी वाली बात है या एंटी माइनॉरिटी वाली बात है. अब फंडामेंटलिज्म की बेसिक डेफिनेशन देखते हैं. इट सेंटर्स अराउंड स्ट्रिक्ट अडहेरेंस टू अ सेट ऑफ रिलीजियस टीचिंग्स. तो फंडामेंटलिज्म में क्या है, ये जो रिलीजियस की बातें हैं यहाँ पर और आइडेंटिटी मायने नहीं रखती हैं. आपकी एथनिक और दूसरी आइडेंटिटी मायने रखती हैं. यहाँ पर रिलीजन की ही बात है और इसकी भी टीचिंग्स की बात है बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स, जो धर्म शास्त्रों में लिख दिया, जो आपकी किताब में लिखा है, हम बस वही जानते हैं. हम धर्म में चेंज नहीं जानते हैं. आप चेंज मत करिए. आपकी साइंस कुछ भी बोले, मेरे धर्म को मत छूइए. आपकी मॉडर्निटी कुछ भी बोले, आपकी टेक्नोलॉजी कुछ भी बोले, इवन आप मेरे धर्म के पार्ट हैं, लेकिन मेरे धर्म के बारे में मत बोलिए. मेरे धर्म के बारे में जो भगवान ने कहा है, जो सुप्रीम पावरफुल ने कहा है, बस वही चलने दीजिए. वही सत्य और सब झूठ है.
often interpreted literally and it aims to enforce these interpretation on society। एक तो इसको मानना भर, पहले तो मानना कि वो ही सत्य है, वो नहीं बदल सकता, और उसको सोसाइटी पर इन्फोर्स करना, थोपना। तो यहाँ पर मैं जो सोसाइटी का बनाता हूँ ये यही है कि रिलीजन, सोसाइटी और स्टेट भी यहाँ पर थोड़ा बहुत आ जाता है। तो रिलीजन को सोसाइटी पर थोपना। कंपेरिजन बिटवीन कम्युनलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म, ये देखते हैं क्या है। सर्टेन आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स कैन बी कॉमन इन बोथ। तो कौन सी आइडियोलॉजी? रिलीजियस आइडियोलॉजी दोनों में कॉमन हो सकती है। जैसे इंडिया में कम्युनलिज्म की जो बात है वो रिलीजियस आइडियोलॉजी के रिस्पेक्ट में ही है, एथनिक और अदर जो भी आइडेंटिटी है उसके बेसिस पर नहीं होती है, या आइडियोलॉजी के बेसिस पर। बोथ अटैक द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड स्टेट। जब भी आप पॉलिटिक्स को स्टेट या कहें पॉलिटिक्स या कहें स्टेट को अलग करेंगे, किससे? रिलीजन से। मींस आप जैसे ही सेकुलराइजेशन की बात करेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा? दोनों चीजें मिल सकती हैं। आपको कम्युनलिज्म भी देखने को मिल सकता है क्योंकि नेताजी बैठे हुए हैं, और फंडामेंटलिज्म भी देखने को मिल सकता है, फंडामेंटलिज्म देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एसोसिएटेड होते हैं किससे? रिलीजियस रिवाइवलिज्म के साथ। तो एक मैं आपको इसमें फ्लो चार्ट बनाऊं तो आपको समझ में आएगा। आप चले सेकुलराइजेशन की तरफ। सेकुलराइजेशन में आपने क्या किया? ऐसे बना लीजिए, रिलीजन को आपने अलग करना चाहा स्टेट या पॉलिटिक्स से। उससे क्या हुआ? रिलीजियस रिवाइवलिज्म, रिलीजन फिर से जिंदा हो गया। उससे क्या हुआ? फंडामेंटलिज्म प्लस कम्युनलिज्म दिखाई पड़ने लगा। तो सेकुलराइजेशन की वजह से ये दोनों चीजें आपको दिख रही हैं। तो दोनों का कॉज सिमिलर है, और भी बहुत सारे कॉज हैं लेकिन उनमें से ये एक मेजर कॉज है। बोथ अपोज द कंसेप्ट ऑफ इक्वल ट्रुथ इन ऑल रिलीजन। तो मल्टीकल्चरलिज्म की बात है तो कोई नहीं करता, मल्टीकल्चरलिज्म की बात कोई नहीं करता, और द यूनिटी ऑफ डिफरेंट रिलीजन, तो ये वाली बात। बोथ कंट्रोल ओवर एजुकेशन बाई फॉलोअर्स ऑफ द डोमिनेंट रिलीजन। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन की जो बात है उसको दोनों अपोज करते हैं। कम्युनलिज्म इज ऑफन एसोसिएटेड विद इरप्शन ऑफ वायलेंस एंड राइट्स। तो यहाँ पर क्या? वायलेंस और राइट्स देखने को मिलते हैं। दीज कॉन्फ्लैग्रेशंस मे नॉट हैव एनी पर्टिकुलर एम और गोल। तो ये जो एक्टिविटी होती हैं ये विदाउट एनी गोल होती हैं, जबकि फंडामेंटलिज्म में एक गोल हो सकता है कि गो बैक टू गोल्डन पास्ट। जैसे आर्य समाज मूवमेंट का क्या गोल था? गो बैक टू वेदास। तो आइडलेट्री को वो मना करते थे कि ये मूर्ति पूजा नहीं करनी है, यज्ञ करने हैं, जैसा वेद में लिखा है वैसा ही लाइफस्टाइल रखना चाहिए। तो रिफॉर्मेटिव आइडियाज उनके एक गोल होते हैं। तो इसमें शायद गोल ना दिखे आपको, इसमें बस पॉलिटिकल पावर को अचीव करना एक गोल होता है, वो भी किसके रिस्पेक्ट में? पॉलिटिशियन चाहता है। लेकिन मास का यहाँ पर कोई गोल नहीं होता, जो पत्थर वहां पे फेंक रहा है उसका कोई गोल नहीं होता। लेकिन फंडामेंटलिज्म में जो लीडर है और जो फॉलोअर है दोनों के गोल होते हैं क्या? रिफॉर्मेटिव एजेंडा होता है। तो रिफॉर्मेटिव एजेंडा दोनों में दिखता है। इन ए मल्टी रिलीजियस सोसाइटी ए फंडामेंटलिस्ट टेंड टू बी कम्युनल। तो मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में फंडामेंटलिस्ट तो कम्युनल हो सकता है। फंडामेंटलिस्ट अगर पॉलिटिक्स और रिलीजन को यूज करेगा तो वो कम्युनल बन सकता है, क्योंकि उसको धर्म के बारे में तो आइडिया है ही, वो रिलीजन के बेसिक्स जानता है, बस उसको क्या चाहिए? थोड़ी पॉलिटिक्स की समझ चाहिए, तो फिर वो बन जाएगा कम्युनल या सोसाइटी को बना देगा कम्युनल। बस ट्रेनिंग चाहिए किसी माननी से। वाइल कम्युनलिस्ट आर नॉट फंडामेंटलिस्ट। अब कम्युनलिस्ट जो है वो फंडामेंटलिस्ट नहीं हो सकते या नहीं होते, ऐसा क्यों? कम्युनल होने के लिए आपको धर्म का ज्ञान नहीं होना चाहिए। कम्युनल होने के लिए आपको क्या होना चाहिए? कम्युनल होने के लिए आपको म्यूचुअल एंटागोनिज्म की बातें आनी चाहिए। आपको अपने धर्म का ज्ञान कम हो लेकिन दूसरे धर्म की बुराइयां ज्यादा पता हो, बस ये आपको चाहिए। इतना वो सीख लेते हैं माननी लोग। ऑलवेज, तो यहाँ पे जो टर्म है ऑलवेज, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, श्रोमणी अकाली दल वर कम्युनल पार्टीज। तो इन सभी पार्टीज का कोई रिफॉर्मेटिव एजेंडा नहीं था। ये रिफॉर्मेशन नहीं चाहते थे उस रिलीजियस ग्रुप में। जैसे जिन्ना कभी नहीं चाहता था कुछ रिफॉर्म आए इस्लाम में, वो बस चाहता था पावर। तो एक कम्युनल लीडर का जो अल्टीमेट मोटिव होता है वो पावर अचीव करना होता है। आल्दो हर एक पॉलिटिशियन का अल्टीमेट मोटिव पावर अचीव करना होता है, लेकिन कम्युनल लीडर का पावर अचीव करना थ्रू रिलीजन। अब शायद आप इसको क्लियरली समझ चुके हो। एंड दे वर नॉट नेसेसरली फंडामेंटलिस्ट। तो उनको फंडामेंटलिस्ट कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि पर से वो कोई
रिफॉर्मेशन या रिफॉर्मेटिव आइडिया नहीं रखते थे, वो रिलीजन में कोई चेंज वगैरह नहीं चाहते थे, वो गो बैक टू गोल्डन पास्ट वाली बातें नहीं करते थे, वो गो बैक टू बेसिक टेनेंट्स नहीं कहते थे, वो गो बैक टू कोर वैल्यूज नहीं कहते थे। कम्युनलिस्ट लीडर नीड नॉट टू बी अ फंडामेंटलिस्ट लीडर। एग्जाम्पल मोहम्मद अली जिन्ना। तो ऐसा नहीं है अगर कम्युनिस्ट लीडर है तो वो फंडामेंटलिस्ट भी होगा, क्योंकि जिन्ना अब बस पावर चाहता था, वो कभी भी धर्म के बारे में बातें नहीं करता था। धर्म कैसा होना चाहिए, धर्म में चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें जिन्ना नहीं करता था। वाइल द फंडामेंटलिस्ट वांट टू पेंट द होल वर्ल्ड विद सेम ब्रश, तो सेम आइडियोलॉजी, ये चाहते हैं कि सभी इनके रिलीजन के कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करें, जितने भी मास हैं इनके रिलीजन के फॉलोअर हैं वो एक ही बात माने जो धार्मिक किताबों में लिखी है। तो ये तो फंडामेंटलिस्ट चाहता है। एंड डिजायर द होल वर्ल्ड टू कन्वर्ट टू देयर फेथ, तो इनका अल्टीरियर मोटिव ये होता है कि आप मेरे धर्म को फॉलो करिए और उसकी बेसिक्स जानिए। द कम्युनलिस्ट डोंट वांट टू कन्वर्ट द होल वर्ल्ड एंड इंस्टीड दे ओनली वांट, वो क्या चाहते हैं, टू कम्युनलाइज देयर ओन सोशल कम्युनिटी। तो देखिए फंडामेंटलिस्ट और कम्युनलिस्ट दोनों हैं, इनका जो एम होता है वो बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करने का होता है, इसको दायरा बढ़ाते रहते हैं। जो कम्युनिस्ट है इसका एम क्या है, जो मेरी कम्युनिटी है C1 उसको बस इन्फ्लुएंस करते रहो, जिससे हम एक पॉलिटिकल पावर अचीव कर पाएं, इसके साथ इतनी बात है। ये कुछ भी अपने फेथ को बढ़ाने वाली बात नहीं करते। कौन, कम्युनलिस्ट। इनका अल्टीमेट मोटिव क्या रहता है, पावर, और थोड़ा बहुत मोटिव रहता है जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं उसकी भलाई। और क्या मोटिव रहता है कम्युनिस्ट का, किसी के खिलाफ दिखना, बस। अब ये एक आर्टिकल है, न्यूज़पेपर में है, आप इसको गूगल पर टाइप करिएगा तो आप आइडिया लगाएंगे कि जिन्ना क्या था। यहाँ पर मैंने इसको समराइज किया है, इसको आप रीड कर सकते हैं। फंडामेंटलिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म, इट स्ट्रेसेस अपॉन इनफॉलिबिलिटी ऑफ स्क्रिप्चर्स। तो फंडामेंटलिस्ट क्या कहेगा, मेरी धार्मिक किताबों में कुछ भी गलत नहीं लिखा है। कम्युनिस्ट क्या कहेगा, स्ट्रॉन्ग अलायंसेस टू वंस ऑन एथनिक ग्रुप, चलिए अपने ग्रुप से जुड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज लिखिए, म्यूचुअल एंटागोनिज्म, ये बात जरूर ही है, म्यूचुअल एंटागोनिज्म प्लस एक्सक्लूसिविज्म। तो ये बात यहाँ पर लिख लीजिए, लिखी नहीं है। एलिजेंस कुड बी बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस एंड एथनिसिटी। तो कम्युनलिज्म को आप अकेला रिलीजन से मत जोड़िए, जबकि फंडामेंटलिज्म अकेला रिलीजन से ही एसोसिएटेड होता है। तो कम्युनल जो फीलिंग है वो आपकी विद रिस्पेक्ट टू रेस और एथनिसिटी भी हो सकती है। ये मेनली हमने कहाँ देखा, वेस्टर्न सोसाइटी में देखा। इंडियन सोसाइटी में रिलीजन ही डोमिनेट करता है। इट टेंड्स टू सेपरेट सर्टेन कम्युनिटीज फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, कंटिन्यूअस एंड एवर गोइंग प्रोसेस। तो होता क्या है, एक रिलीजन होता है आर, उसमें बहुत सारे सेक्ट्स बन जाते हैं उसी रिलीजन को फॉलो करने वाले। गॉड वो उसी को मानते हैं जो उस रिलीजन में है, R1, R2, R3, और तीनों रिलीजन को अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो तीनों जो उसकी कोर वैल्यूज हैं अपने अपने तरीके से समझते हैं, इसीलिए ये सेपरेशन की बात है यहाँ पर। इट बिकम्स एक्टिव ड्यूरिंग द फेज ऑफ सोशल अपहेवल। हाँ, जो कम्युनल फीलिंग है वो कब ऑरिजिनेट होती हैं, ये पीस में ऑरिजिनेट हो जाएंगे जो समाज बढ़िया तरीके से चल रहा है, जब समाज में सभी लोग मिलजुल के रह रहे हैं, मल्टीकल्चरलिज्म है, रिलीजियस प्लूरलिज्म है, कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं है, तो क्या ये फीलिंग आएगी? शायद नहीं आएगी। क्योंकि मान लीजिए पॉलिटिशियन है भी, पॉलिटिशियन आपके पास आएगा और आपको म्यूचुअल एंटागोनिज्म का कैप्सूल देगा, लेकिन आप वो कैप्सूल खाएंगे ही नहीं, क्योंकि आप कहेंगे मेरी सोसाइटी में क्या है, रिलीजियस प्लूरलिज्म। ये देखने को कब मिलता है, ये म्यूचुअल एंटागोनिज्म की भावना कब देखने को मिलती है, जब सोशल चेंज समाज में दिखाई पड़ता है। सोशल चेंज, सोशल अपहेवल, जैसे कम्युनल क्लैशेस ड्यूरिंग पार्टीशन इन 1947। तो जब सोशल चेंज हो रहा है, लॉ क्लियर नहीं है, नॉर्म्स क्लियर नहीं है, समाज में रिलीजियस प्लूरलिज्म नहीं दिख रहा है, मल्टीकल्चरलिज्म नहीं दिख रहा है, लोग रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पर डिवाइड हो रहे थे, तो माननीय लोग पहुंच गए और उन्होंने अपना खेल कर दिया। इट एम्स टू स्टैब्लिश ए न्यू ऑर्डर बाई वेरियस मीन्स दैट इज आइदर वॉर और पीस। तो ये अपना जो बेसिक टीनेंट्स है उसके आधार पर ऑर्डर बनाना चाहते हैं। इट एम्स टू स्टैब्लिश इट्स सुप्रीमेसी थ्रो यूज ऑफ वायलेंस विच ऑफन इन्वॉल्व्स हेट्रेड। की बात पहले बता चुका हूँ। फंडामेंटलिज्म इज अ मूवमेंट एंड सच मूवमेंट आर ऑफन लेड बाई करिस्मेटिक लीडर्स। तो यहाँ पर करिस्मेटिक लीडर की बात है, जैसे आयतुल्लाह खुमैनी इन ईरान, भिंडरावाले इन इंडिया। तो फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट में भी आपको लीडर दिखेगा,
और लीडर धर्म की बातें जानता होगा, वो धर्म में सुधार की बात कर रहा होगा, वो धर्म के हिसाब से देश चलाने की बात कर रहा होगा। लेकिन कम्युनलिस्ट हैव ए मास साइकी। कम्युनलिज्म बिकम apparent only at certain occasions, वो ओकेजन मैंने आपको बता दिए। इट मे नॉट बी सस्टेन्ड लाइक फंडामेंटलिज्म एस मूवमेंट। तो कम्युनिस्ट आइडिया कभी भी मूवमेंट नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ये जब सोशल चेंज है तभी आता है, और जब फिर रिलीजियस प्लुरलिज्म हो जाएगा सोसाइटी में, लोग मिलजुल कर रहने लगेंगे, कम्युनल थॉट गायब हो जाएगा। तो ये शॉर्ट लिव्ड है और वो लॉन्ग लिव्ड फिनोमेना है। फंडामेंटलिज्म का रिफॉर्मेटिव एजेंडा होता है। रिफॉर्मेटिव एजेंडा क्या? मैंने आपको आर्य समाज मूवमेंट में बताया। गो बैक टू वेदाज, गो बैक टू वेदाज। अब इसमें क्या समझ में आता है कि आइडलेट्री नहीं करनी है, तो धर्म में सुधार की बातें हैं, रिफॉर्मेटिव एजेंडा है। दे रिजेक्ट ऑल करप्ट लाइफस्टाइल्स। जो भी धर्म विहीन बातें हैं, धर्म जिससे विहीन हो चुका है, वो सब छोड़ दीजिए। एंड एम टू पर्ज कम्युनिटीज ऑफ सच इविल्स। तो ऐसी बुराइयां छोड़ दीजिए। भिंडरा वाले टाक्ड ऑफ फॉलन सिक्स। तो भिंडरा वाले भी यही बात करता था, हु सेव ऑफ देयर बियर्ड एंड कट देयर हेयर। तो ये फॉलन सिक्स की बात करता है। कम्युनलिज्म डज नॉट हैव सच अ रिफॉर्मेटिव एजेंडा। कम्युनल लीडर के पास ऐसा कुछ भी एजेंडा नहीं है, या इस आइडियोलॉजी में ऐसा एजेंडा नहीं है रिफॉर्मेशन का। इट इज ओनली अबाउट सिक्योरिंग इंटरेस्ट ऑफ देयर कम्युनिटी। ये मेनली फोकस करता है अपनी जो भी कम्युनिटी है, जो एथनिक ग्रुप है, उसी की इंटरेस्ट को सर्व करता है। और ये इंटरेस्ट को सर्व क्यों कर रहा है? इसमें इंटरेस्ट सर्व क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये एक लीडर है, वो म्यूचुअल एंटागोनिज्म की आइडियोलॉजी दे रहा है, तो किसी को साथ में लेने के लिए उसका भला करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मरता क्या ना करता वाली कहानी है। नहीं, नेता तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो उसे इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इन लोगों का उसे सपोर्ट लेना है किसी दूसरे के खिलाफ। फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट्स आर रिएक्टिव एंड रिस्पॉन्स टू व्हाट द लीडर कंसीडर्स अ क्राइसिस। तो यहाँ पर लीडर के कंसिडरेशन पे है। एग्जाम्पल, आर समाज शुद्धि मूवमेंट यूजली इमर्जेस व्हेन देयर आर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड सस्पिशन एक्सिस्ट इन वन और मोर ग्रुप्स। तो वो ये जब सोशल चेंज होता है तभी कम्युनलिज्म का आइडिया दिखेगा। लेकिन फंडामेंटलिज्म ऐसा नहीं है, जब लीडर चाहेगा, लीडर को लगेगा, तब वो अपनी बातें रखता है। तो ये लीडर बेस्ड चीजें हैं। रिफॉर्मेटिव एजेंडा भी लीडर ही बताता है। प्रमोशन ऑफ स्पेसिफिक रिलीजन इज सेंट्रल इन फंडामेंटलिज्म। मीन्स रिलीजन तो यहाँ पर फंडामेंटल है, धर्म की बातें होंगी, बस वो धर्म की बातें कौन से वैल्यूज के आधार पर होंगी? कोर वैल्यूज के आधार पर। जो धार्मिक किताबों में लिखा है उसमें कोई भी चेंज नहीं चाहिए। आप लिबरल हैं, अपना आइडिया अपने पास रखिए। आप साइंटिफिक हैं, आप अपनी साइंस अपने पास रखिए। आप मॉडर्न हैं, अपनी मॉडर्निटी अपने पास रखिए। ये मेरे धर्म में मत लाइए। एंटागोनिज्म इज सेंट्रल इन कम्युनलिज्म। इन माननीय लोगों के पास क्या है? म्यूचुअल एंटागोनिज्म की भावना, एक को दूसरे से लड़वाना, बस यही सेंट्रल है। तो शायद अब आप समझ गए होंगे क्या डिफरेंस होता है फंडामेंटलिज्म एंड कम्युनलिज्म में। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा क्या रोल है पॉलिटिक्स का, क्या रोल है पॉलिटिशियंस का, क्या रोल है रिलीजियस लीडर्स का इन कम्युनलिज्म एज वेल एज फंडामेंटलिज्म। तो इस टॉपिक को आप रिवाइज करके आइएगा, प्रीवियस लेक्चर भी रिवाइज करके आइएगा, पर्टिकुलरली सेकुलराइजेशन का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलीजन एंड साइंस के बारे में। उसमें हम जानेंगे रिलीजन और साइंस क्या अपोजिट हैं, या कन्वर्ज करते हैं, या एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, या एक ही चीज़ है बस नाम अलग है। इसको कल 4 मॉडल्स पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।